गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 में जो दूसरा परिवहन है रेल परिवहन। देखिए, रेल परिवहन जहां हम भारी वस्तुओं को और कुछ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रमुख परिवहन का साधन रहा है रेल। भारत में देखिए, भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन के द्वारा हम सब जानते हैं, जैसे व्यापार हो रहा है तो व्यापार लंबी दूरी तक हल्के व भारी सामान का परिवहन किया जाता है। प्रमुख परिवहन के साधन में समाविष्ट पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में जानी जाती है। तो देखिए, इसमें भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2016 के दिन भारतीय रेल परिवहन मार्ग की लंबाई 67,312 किलोमीटर बताई गई है, जिस पर 7,133 स्टेशन थे। इनमें 9,213 रेल इंजन और 53,220 यात्री सेवा वाहन हैं। 6,493 अन्य कोच वाहन भी है। 2,29,381 गाड़ियां सम्मिलित थी। तो अपने ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े बदलते रहते हैं, तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर देखिए, ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। देश की प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 को किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र में स्थित बम्बई व ठाणे के बीच लगभग 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारी प्रथम रेलगाड़ी 22 दिसंबर 1951 को किया गया था। उसके बाद में भारतीय रेल उपमहाद्वीप की प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र में संचालित की गई। तो महाराष्ट्र में संचालित की गई बम्बई से ठाणे चलाई गई 33.6 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन बिछाई गई और उस पर पहली बार 16 अप्रैल 1853 को संचालित हुई। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन थी। बिजली से चलने वाली जो पहली रेल थी उसका नाम है डेक्कन क्वीन। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण एक अंक के लिए प्रश्न है, जिसे 1929 में गांव पुणे के बीच चलाया गया था। आज संपूर्ण देश में रेलों का सघन जाल बिछा हुआ है। देश में अनेक प्रकार की रेल लाइनें विद्यमान हैं। हम जानते हैं रेल लाइनें दो प्रकार की होती है, जिनमें बड़ी लाइन होती है ये ब्रॉड गेज, दूसरी छोटी लाइन है जिसको कहते हैं मीटर गेज। तो उनकी जो पटरियों की जो चौड़ाई है उसके अनुरूप इनके दो प्रकार हैं। चौड़ाई जिस पटरी की कम रहती है वो रेल वहाँ उस पटरी पर धीरे चलती है, और जो पटरी की चौड़ाई चौड़ी कर दी गई है उनमें रेल बहुत तेज गति से चलती है। जहाँ प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता है और आर्थिक उत्पादों एवं बाहरी खनिजों यथा लोहा अयस्क है, जैसे लोहा अयस्क को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है उद्योगों के लिए, क्योंकि लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल लोहा अयस्क होता है, हमने पीछे पढ़ा है। कोयला है, खनिज तेल एवं उर्वरक का अधिकांश परिवहन बड़ी लाइनों द्वारा किया जाता है। बड़ी लाइनें यानी कि जिनमें चौड़ाई, जो नीचे पटरियों की चौड़ाई है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो बाहरी रेल की पटरियों में और रेल के वजन के लिए किसी न किसी प्रकार से साधन चलने में सुविधा रहती है। किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कच्चे मालों का परिवहन छोटी लाइनों के माध्यम से ही होता है। हालांकि छोटी लाइन का परिवहन अधिक समय लेने वाला व बहुत खर्चीला होता है, कि जैसे किसी न किसी प्रकार से उद्योगों में पहुंचाते हैं तो छोटी लाइनों का भी उपयोग किया जाता है। इन समस्याओं से निराकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट या एक समान रेलवे लाइन परियोजना 1992 में की गई थी, जिसके अंतर्गत देश की सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाना है। कि पहले जो छोटी लाइनें थी अब उनको बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना 1992 से करना प्रारंभ कर दिया था। देश में रेल परिवहन में भू प्राकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। देश में रेलगाड़ी पहाड़ी क्षेत्रों पर, हम सब जानते हैं
कि पहाड़ी क्षेत्रों पर रेलगाड़ी चलाना असंभव है, और कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पहाड़ी समतल क्षेत्रों, गुजरात के दलदली भाग और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र और सुरंग इत्यादि से भी रेल मार्ग गुजरते हैं, जिससे संपूर्ण देश का कोना कोना लगभग किसी न किसी प्रकार से जुड़ा गया है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिवहन में अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख है। यदि भी रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। ये हमारी रेल परिवहन की एक बड़ी समस्या है। लोग टिकट नहीं लेते हैं और यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति को हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। कुछ लोग देखिए जंजीर बीच, जहाँ किसी प्रकार से जंजीर बीच में खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को बाहरी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि जगह जगह रेल रुकती है तो अधिक जो है डीजल की खपत होती है। रेलवे में बढ़ते यात्री व माल भार को देखते हुए लाइनों को दोहरीकरण, विद्युतीकरण एवं छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों, जिसको ब्रॉड गेज कहते हैं, में बदलने का कार्य तेजी से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। मालगाड़ियों के संचालन के लिए मालगाड़ी जिसमें अधिक भारी भरकम सामान रखा जाता है, समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 1534 किलोमीटर दोहरा रेल मार्ग मुंबई से प्रमुखतः रेवाड़ी तक बनाया जा रहा है, जहां किसी न किसी प्रकार से भारी परिवहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, जो मुख्य तौर पर कंटेनर परिवहन की जरूरतों को पूरा करते हैं। आपने देखा होगा रेलवे में बड़े बड़े कंटेनर रखे जाते हैं, वो इस रेल की पटरी पर चलते हैं। राजस्थान में भी देखिए, राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्ग का लगभग 11% भाग है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2011 में 5,784 किलोमीटर थी, जो देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,140 किलोमीटर का 9.4% था। देखिए, राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉडगेज का भाग 51.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4% है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 17.2 किलोमीटर थी, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर थी। राज्य में मार्च 2011 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,784 किलोमीटर थी, जिसमें ब्रॉडगेज का भाग, बड़ी लाइन का 68.37%, मीटर गेज का लगभग भाग 30.10% रहा है। यानी कि अब मीटर गेज की जो है छोटी लाइनें, उनको बड़ी लाइनों में बदला जा रहा है, तथा नैनो गेज का भाग 1.53% था। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 16.61 किलोमीटर थी। यह आंकड़ा बताया गया है। फिर देखिए, राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग निम्न प्रकार से बताए गए हैं। कौन कौन से रेल मार्ग है? जयपुर में है, मुंबई रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली वाले को अहमदाबाद रेल मार्ग के नाम से, उदयपुर में दिल्ली रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। बीकानेर और जयपुर में भी दिल्ली रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जयपुर में एक और रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। जयपुर में गंगानगर रेल मार्ग, फुलेरा में दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर में सवाई माधोपुर रेल मार्ग भी है, और जयपुर में आगरा जम्मू तवी रेल मार्ग भी है। जोधपुर में गुवाहाटी रेल मार्ग, जयपुर में और भी है लोहारू रेल मार्ग, चेन्नई रेल मार्ग, और जोधपुर में एक और है रेल मार्ग, हरिद्वार रेल मार्ग। तो इस प्रकार ये इसके प्रमुख रेल मार्गों के बिंदु बताए गए हैं। अब अपना तीसरा परिवहन का साधन बताया गया है पाइपलाइन। देखिए, पाइपों के माध्यम से किसी न किसी तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। देखिए, ये पाइपलाइन की जहाँ फैक्ट्री है, जिसमें किसी न किसी प्रकार से कच्चे माल को दूर तक भेजा जाता है। जैसे मान लो कच्चा तेल जहाँ से निकाला जाता है, तो कच्चे तेल के कुएं हैं, वहाँ से कच्चे तेल को फैक्ट्री में भेजा जाता है, वहाँ उसको शुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार
पाइपलाइन भी एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन बताया जाता है। तो भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग हम जानते हैं पानी भेजा जाता था शहरों में। तो पाइपलाइन का उपयोग पहले शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, जहां कच्चा तेल निकल रहा है तो कच्चे तेल के कुएं से उसको शोधनशालाओं में भेजा जाता है। तो कच्चा तेल निकलता है, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत घरों तक भी पहुंचाने में किया जाता है। ठोस व गलनीय पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं, कुछ ऐसी शोधनशालाएं हैं जहां कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है तो जमीन में अंदर दबा करके। तो ये कहा है आंतरिक भागों में कुछ शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों में जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है। कहते हैं कि पाइपलाइन को जब जमीन में दबा करके दूर तक ले जाया जाता है तो उसमें प्रारंभ में खर्चा बहुत आता है, किंतु एक बार लगा देने के बाद में उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। किंतु इसको चलाने की लागत न्यूनतम है कि एक बार लगाने के बाद में इसमें से तरल पदार्थ या गैसीय अवस्था को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो खर्चा न्यूनतम होता है। वाहन तरण डेयरी की पाइपलाइन में किसी भी प्रकार से कच्चे तेल को या कोई गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो देरी बिल्कुल भी नहीं होती है, न ही कोई हानि होती है। जैसे ट्रकों में पेट्रोल भेजा जाता है तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसमें देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर होती है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल बताए गए हैं। देखिए 3 जालों में प्रमुख कौन कौन से हैं जो प्रसिद्ध रहे हैं और वहां पाइपलाइन बिछाई गई है। देखिए असम में, असम का प्रमुख क्षेत्र है गुवाहाटी। तो हम जानेंगे गुवाहाटी में कच्चा तेल निकलता है तो ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो कानपुर में शोधनशालाएं हैं तो गुवाहाटी से उत्तर प्रदेश के लिए एक पाइपलाइन बिछाई गई है। तो इसकी एक शाखा बरौनी से राजवंद होकर हल्दिया तक जाती है। जो पाइपलाइन इस दूसरी राजवंद से मोरी ग्राम तक गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक भी जाती है। फिर दूसरी पाइपलाइन देखिए, ये गुजरात में कच्चा तेल निकलता है तो गुजरात में कच्चे तेल के लिए निकाली गई देखिए पाइपलाइन, ये सलावा से विरमगाम, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक पहुंचाई गई है। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट है। कोयले को चक्सू व अन्य स्थानों से भी जोड़ती है ये पाइपलाइन। तीसरी पाइपलाइन देखिए, ये भी अंदरूनी भाग जमीन में दबाई गई है जिससे गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। गैस पाइपलाइन गुजरात से हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है और ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजपुर व बराला व अन्य स्थानों पर भी जाती है। तो ये पाइपलाइन परिवहन का अपना छोटा सा इसमें पॉइंट दिए गए हैं। तो पाइपलाइन परिवहन के बाद में यानी हमारा स्थल परिवहन अब पूरा होता है। अब हमारा परिवहन का दूसरा प्रकार है जल परिवहन और तीसरा प्रकार है वायु परिवहन। अब हम विस्तार से जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जल परिवहन के आंकड़े बताते हैं, ये सबसे जहाँ बताया गया है तीनों प्रकारों में से जहाँ हमने पढ़े हैं कि स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो स्थल परिवहन और वायु परिवहन से सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। क्यों है ये सस्ता जल परिवहन? ये इसलिए है कि इसमें किसी न किसी प्रकार से सड़क भी नहीं बिछानी पड़ती है तो कोई लागत भी नहीं आती है, क्योंकि इसमें जहाज या नावें जो चलती है वो पानी में चलती है तो सड़क की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो रेल की पटरियां बिछाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से ये सबसे सस्ता जल
ये सबसे सस्ता परिवहन है। तो क्वेश्चन बनता है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। तो हमारा आंसर है 1 नंबर के लिए, बोर्ड में कई बार आ चुका है कि सबसे सस्ता परिवहन है जल परिवहन। अब जल परिवहन, जहाँ इसके विस्तार के बारे में बताया है कि जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गों को निर्माण नहीं करना पड़ता है, केवल जल परिवहन के साधनों से यातायात किया जाता है। इतना अवश्य है कि इसके लिए प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जल पूर्ण मार्ग आवश्यक होते हैं। भारत के लोग अनंत काल से, प्राचीन काल से हम जानते हैं कि ये समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। यहाँ नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन द्वारा भारी एवं शुल्काय वस्तुओं को ढोना अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा साक्षर एवं पर्यावरण अनुकूल है। हमारे देश में आंतरिक एवं समुद्री दोनों प्रकार का जल परिवहन है। कि हमारे देश में 2 प्रकार का जल परिवहन है, आंतरिक और समुद्री। आंतरिक का मतलब झीलों में या किसी प्रकार से नदियों में नावें चलती है, वो आंतरिक जल परिवहन। दूसरा समुद्री जल परिवहन, जहाँ हमारे दक्षिण में समुद्र है तो उसमें जहाज चलते हैं एक देश से दूसरे देश में। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देश में प्राचीन काल से नदियों के माध्यम से यातायात किया जाता है। वर्तमान देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौ संचालन जल मार्ग बना हुआ है। तो ये हमारे 14,500 किलोमीटर का आंकड़ा है जिसमें आंतरिक जल परिवहन चलता है। ये देखिए कहाँ कहाँ चलता है, नदियों में, नहरें जो बनाई गई है, अप्रवाहित जल यथा झीलें, संकरी खाड़ियां इत्यादि शामिल है। देश की प्रमुख नदियों में देखिए 3,700 किलोमीटर लंबे मार्ग का उपयोग किया जा रहा है नदियों में। नहरों में 4,300 किलोमीटर लंबा नौ संचालन मार्ग में मात्र 900 किलोमीटर तक की दूरी नौकाओं द्वारा परिवहन के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से लगभग 160 लाख टन माल की ढुलाई प्रतिवर्ष की जा रही है। भारत के 14,500 लंबे नौ संचालन यानी कि नौकाएं जल मार्ग में केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा किया जाता है। भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंतरिक जल परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या है, नदियां चलती है, और नदियों में देखिए रास्ते तो बता रखे हैं 14,500 लंबा मार्ग है नौकाएं चलने का, लेकिन 5,685 किलोमीटर में ही मशीनीकृत नौकाएं नावें चलती है, बाकी लोग हाथों से ही नावों को चलाते हैं। तो इस प्रकार अपने लिए ये जो आंतरिक जल परिवहन है ये सबसे सस्ता परिवहन है और इसी कारण से इसको जाना जाता है। अब हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग। अब राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं इसका विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।